गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी किसी भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम कितनी ऊर्जा संचित कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संधारित्र एक प्रकार से ऊर्जा संचय करने की युक्ति रहता है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल ले लेते हैं कैपिटल है, और इसकी बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो स्मॉल डी लेते हैं। ठीक है, अब इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमें ये देखना है कि कितनी ऊर्जा संचित है या संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो ये पहले हम देख चुके हैं कि किसी भी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो इसे हमें लगातार आवेश देना पड़ता है, या कह सकते हैं कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जैसे यहां से यदि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो धनावेशित हो जाती है, और जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हो जाती है ऋणावेशित। यानी इस पे हम मान सकते हैं आवेश है प्लस क्यू और इस पे आवेश है माइनस क्यू। ऐसे हमने संधारित्र पढ़ा था। मतलब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाते हैं, या फिर इसको बैटरी से हम आवेशित करते हैं तो आवेश एक साथ नहीं आता है। एक बार पहले आवेश आएगा, उसके बाद कुछ आवेश आएगा। तो जब एक बार मान लो इस पे क्यू डैश आवेश आ गया तो उसके बाद में जो भी आवेश आएगा उसे शुरुआत में प्रारंभ में उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। या फिर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे अब इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करेंगे तो मान लो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के विरुद्ध उसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और ये जो कार्य किया जाएगा, ये किया गया कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दूसरी चीज, जितनी भी संधारित्र की ऊर्जा है वो इसकी प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन में, इसके आयतन में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। विद्युत क्षेत्र यानी जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित होती है या संबद्ध होती है। प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन में विद्युत क्षेत्र से संबद्ध होती है संचित ऊर्जा। इसको भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके मध्य सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रहता है, और उस विद्युत क्षेत्र में इस पूरे आयतन में ऊर्जा संचित रहती है। तो अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि इस ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस संधारित्र की धारिता क्या है, C है। इसको Q आवेश देंगे तो इसका हम विभव आसानी से पता कर सकते हैं कितना होगा। यदि संधारित्र की धारिता C हो तब इसे Q आवेश देने पर संधारित्र का विभव इसकी धारिता हम C मान लेते हैं, इसको हमने Q आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से V का फॉर्मूला क्या आएगा, V बराबर Q अपॉन C। ये समीकरण है, यानी हमने इन प्लेटों के मध्य विभव का मान निकाल लिया। यदि इसे Q आवेश दे दिया जाए, उसकी धारिता C हो तो इसके मध्य विभव कितना आएगा, V बराबर Q अपॉन C। और V निकालने का हमारा पर्पज क्या था, क्योंकि हमें कार्य निकालना है, और कार्य का फॉर्मूला हम आसानी से भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विभव यदि हमें पता है तो हम आसानी से कार्य निकालें। अब देखो यदि मैं मानूं कि प्लेट ए से dq आवेश या प्लस q से dq आवेश माइनस q प्लेट पर जाता है, dq आवेश, क्योंकि अल्फा आवेश हम ले लेते हैं dq। यदि अल्फा आवेश किसी dt समय में स्थानांतरित होता है तो हम किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर
डी क्यू आवेश स्थानांतरित होता है तब किया गया कार्य जो अल्प आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य निकालना है तो dw बराबर v इंटू डी क्यू आ जाएगा। इसे अपने पढ़ा था हमने फॉर्मूला v का, विभव था कार्य बटा आवेश, विभव कार्य बटा आवेश, तो कार्य क्या होगा विभव इंटू आवेश। यहाँ हम डी क्यू आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं, यानी आवेश अल्प है तो कार्य भी क्या होगा अल्प, तो dw बराबर v इंटू डी क्यू। इसको समीकरण 2 बना देते हैं, यानी ये हमने डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में अल्प कार्य निकाल लिया। अब यदि हमें कैपिटल क्यू आवेश को स्थानांतरित करना हो, जो हम इस पे मान चुके हैं, इस पे प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो यदि पूरी की पूरी प्लेट से कैपिटल क्यू आवेश स्थानांतरित करना हो तो किए गए कुल कार्य का मान हम इस समीकरण 2 का समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि 0 से कैपिटल क्यू आवेश स्थानांतरित करना हो तब किया गया कार्य तो इसमें कार्य निकालने के लिए जो समीकरण 2 है अल्प कार्य, इसका क्या कर देंगे समाकलन, तो w बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ dw, ये 0 से q, कुल q आवेश कर रहे हैं, समीकरण 2 से dw का मान रख लो, w बराबर 0 से q v dt। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी क्यू है, आवेश वेरिएबल है, आवेश का मान ही धीरे धीरे बढ़ रहा है लगातार, तो हमें ऐसा समीकरण लेना है जिसमें आवेश हो। तो इसकी धारिता देखो समांतर प्लेट संधारित्र है, धारिता कितनी होती है c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो a का मान भी निश्चित रहता है, d का मान भी निश्चित रहता है, ये निर्वात में यदि इसको ले तो एप्सिलॉन नॉट भी निश्चित रहेगा। तो इस समीकरण में c का मान तो नियत हो गया, केवल क्या वेरिएबल है q, तो v का मान क्या रख सकते हैं हम q अपॉन c। तो समीकरण 1 से इसका मान रख ले, समीकरण 1 से w बराबर 0 से q अपॉन c इंटू डी क्यू। 1/c को बाहर ले लेते हैं समाकलन से, 1 अपॉन c आ गया बाहर, 0 से q डी क्यू। तो c क्यों बाहर आ गया, नहीं आता है क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो मान चुके हैं फिक्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, उसके मान में आवेश की गति करने से चेंज नहीं होगा, क्यों q पे निर्भर नहीं करी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो 1 अपॉन c 0 से q डी, तो इसका समाकलन करें, तो देखो w बराबर 1/c, इसका समाकलन हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 0 से q। देखो x की पावर n का जब हम समाकलन करते हैं, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस x के सापेक्ष जब हम करते हैं x की पावर x dx का समाकलन, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है कि q dq, q की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से q लिमिट रख दें इसमें, w बराबर 1 अपॉन c। देखो अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट q है, q की जगह q ही आएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखेंगे q स्क्वायर की जगह, तो 0 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 0। इसमें देखो हमारा मान आ जाएगा w का, w बराबर 1 अपॉन c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, वो 0 हो गया, तो इसको हम w बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन c, ये आ जाता है किया गया कार्य 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। संधारित्र को आवेशित करने में, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, और हम जानते हैं जितना कार्य किया जाता है वो किया गया कार्य ही प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात किया गया कार्य ही इसकी ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित। तो u का मान भी कितना आएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c, किया जाता है ऊर्जा।
तो देखो ये हमने Q और C के रूप में ऊर्जा निकाली है। यदि हमें किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में V के रूप में भी ऊर्जा निकालनी हो तो हम देख सकते हैं Q बराबर क्या होता है CV, C बराबर Q अपॉन V। तो Q बराबर CV, यहाँ पे Q का मान रख दो, U बराबर 1/2 CV का होल स्क्वायर अपॉन C। तो यहाँ से 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C से C क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो U का एक फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। यानी जब भी हमें क्वेश्चन में धारिता और विभव दे रखे हो और ऊर्जा निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इसका तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा Q और V के रूप में। यानी इसी में यदि हम C की जगह यहां से Q अपॉन V ले लें, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, इस फॉर्मूला को पुट कर दो तो U बराबर 1/2 C की वैल्यू Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो एक V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा U बराबर 1/2 Q। तो ऊर्जा के तीन फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर और तीसरा U बराबर 1/2 Q। तो जो भी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला वहां अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया किसी भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि ये ऊर्जा कहां पे संचित रहती है। तो ये इस संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण आयतन में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ये इसको हम बोल सकते हैं एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। क्योंकि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो या तो हमसे ये पूछ लिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कितना होगा, या फिर ये पूछा जाए कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए यदि हमें सोल्व करना है तो अभी हमने जो डेरिवेशन किया है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम आवेश का मान देखते हैं कि उसमें आवेश का मान कितना होगा। तो यदि हम मान लें कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो कैपिटल है, इसके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और आवेश कैपिटल Q। ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। तो यदि इसका हम विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें तो समांतर प्लेट संधारित्र का यदि क्षेत्रफल है, बीच की दूरी स्मॉल डी और आवेश प्लस Q और माइनस Q हो प्लेटों पे, तो इसका विद्युत क्षेत्र E बराबर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हम जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश सिग्मा। तो E बराबर आ जाएगा, Q की वैल्यू रख दो यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से आवेश की वैल्यू निकालो, Q बराबर आएगा E A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 बना। यानी सबसे पहले हमने यहां से इस आवेश Q की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ऊर्जा निकालनी है उसके फॉर्मूले में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होता है, उसमें हमें Q की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने Q निकाल लिया विद्युत क्षेत्र के रूप में समांतर प्लेट संधारित्र का। दूसरा हम बात करें, यदि इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A, बीच की दूरी स्मॉल डी निर्वात हो तो संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो सी का मान आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। ये समीकरण, अब इन दोनों समीकरणों को हम समीकरण 1 और 2 को काम में ले लेंगे डायरेक्ट, और वहां से हम एकांक आयतन की ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं, देखो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था ऊर्जा का, वो ऊर्जा का था U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो हमने Q और C की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, तो Q स्क्वायर अपॉन C वाला या 1/2 आप CV स्क्वायर वाला भी काम में ले सकते हो यदि V का वैल्यू आपको पता हो, या 1/2 QV भी ले सकते हो। तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C ले लिए, Q का मान E A एप्सिलॉन नॉट है और C का मान एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये दोनों वैल्यू याद रखो। तो U बराबर 1/2, तो Q का मान आ रहा है E A एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर है यहाँ पे, और C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको सोल्व करें 1/2, ऊपर देखो E का स्क्वायर, A का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू D ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट A। एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट और एक A से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊर्जा आती है देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं और A इंटू D को बाद में। देखो A क्षेत्रफल है और D क्या है, इसकी बीच की दूरी, ये क्षेत्रफल है, ये बीच की दूरी, और क्षेत्रफल इंटू लंबाई करें हम, यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ा, इसको ऊंचाई माने, तो किसका निर्माण करता है, आयतन का, यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम होगा आयतन। तो A इंटू जी D की जगह क्या काम में लेंगे, V, यहाँ पे V आयतन है, ध्यान रखना आयतन, V आयतन। तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V, ये आ जाता है ऊर्जा का मान विद्युत क्षेत्र के रूप में। अब यहां से ऊर्जा घनत्व निकालना है हमें एकांक आयतन में, तो V का इधर भाग दे देंगे, तो U अपॉन V बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आ जाती है एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको दूसरा तरीका लिखने का UV, छोटा सा V लगाते हैं हाइफन के रूप में, इसमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आ जाती है एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाती है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब हम देखते हैं संधारित्र के संयोजन की ऊर्जा कितनी होगी। संधारित्र के संयोजन की ऊर्जा, संयोजन में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। देखो कल हम पढ़ चुके हैं कि संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम ऊर्जा देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन हम जानते हैं C1 C2 C3 C4 डैश डैश Cn। हम बहुत सारे संधारित्र ले लेते हैं C1 C2 C3 और ऐसे ही Cn संधारित्र यदि ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़े, उसकी धारिता C1 है, ये C2 है, C3 और ऐसे ही पीछे बहुत सारे हैं और लास्ट में Cn। यदि ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला आता था 1/CS, S यानी सीरीज में, बराबर 1/C1 प्लस
1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/C। इसको समीकरण 1 ले ले। यानी हमने जो कल सीखा था समांतर प्लेट संधारित्र पिछली क्लास में श्रेणी क्रम संयोजन, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। अब हमें ऊर्जा निकालनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो आवेश का मान नियत रहता है, यानी आवेश समान रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश Q नियत रहता है, यानी आवेश नियत रहता है, तो हमें ऊर्जा का वो फॉर्मूला काम में लेना है जिसमें आवेश नियत हो या आवेश की वैल्यू आए। तो C और V का फॉर्मूला कौन सा होता है? U बराबर 1/2 Q²/C, Q²/C। ये Q का मान क्या है? नियत। अब ये C की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं? CS, क्योंकि सभी संधारित्रों की धारिता के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, तो 1/2 Q²/CS। इसको हम Q²/2 इंटू 1/CS लिख सकते हैं। इसको आगे लीजिए, अब Q²/2 इंटू 1/CS। अब 1/CS की वैल्यू किसके बराबर है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/Cn। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर Q²/2 और 1/CS की जगह हम लिख देंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/Cn। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो U बराबर ये हो जाएगा Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3 और ऐसे ही लास्ट में Q²/2Cn। तो यहां देखो ये फॉर्मेट बन गया पूरा। Q²/2C1 फॉर्मूला है हमारे पास Q²/2CS, तो Q²/2C1 पहले संधारित्र के लिए ऊर्जा, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ये nवें संधारित्र के लिए। तो इन सबको हम लिख सकते हैं U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश डैश, यानी सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर कुल ऊर्जा का मान होगा। तो ये आ जाता है हमारा पहला श्रेणी क्रम संयोजन। अब यदि हम समांतर क्रम संयोजन में निकालें, इस समांतर क्रम संयोजन में जो अलग अलग संधारित्रों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो श्रेणी में देखना उनके योग के बराबर आ जाएगा। समांतर क्रम संयोजन दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। तो देखो समांतर क्रम में हम जानते हैं कि C1 C2 C3 Cn धारिता के संधारित्र जुड़े हो समांतर क्रम संयोजन में, तो तुल्य धारिता कितनी आती है? CP से डिनोट करते हैं पैरेलल में, तो वो आती है सभी के योग के बराबर, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 C। यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, सबकी धारिता C1 C2 C3 Cn हो, तो उनकी तुल्य धारिता सबके योग के बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn। अब जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है समांतर क्रम संयोजन में, वो ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान रहता है, यानी सभी संधारित्रों पे जो वोल्टेज है, विभव है, वो एक समान होगा। तो विभव समान होता है, और यदि विभव समान होता है तो हमें ऊर्जा का ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें विभव भी आए और धारिता भी आए। तो जिसमें विभव को हम क्या कर लेंगे? नियत। तो देखो फॉर्मूला हम ले लेंगे U बराबर 1/2 CV²। अभी तीन फॉर्मूले थे, उसमें एक 1/2 Q²/C काम में ले लिया, दूसरा है U बराबर 1/2 CV²। जो C लेना है वो हमें CP के इक्वल लेना है, क्योंकि इन सबका हमें योग करना है। तो U बराबर 1/2 CP इंटू V²। U बराबर 1। CP की वैल्यू यदि हम रखें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn और लास्ट में क्या आ गया? V²। इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 1/2 C1 V² प्लस
1/2 C2V² प्लस 1/2 C3V² डैश 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 1/2 CnV²। ये आ गई सभी संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा या फिर सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जा। अब ये देखो पहले संधारित्र के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और nवें के लिए, तो इनको हम लिख सकते हैं U बराबर पहले संधारित्र के लिए U1 प्लस U2 प्लस U3 और अंतिम संधारित्र के लिए U। यानी यहाँ भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है जो श्रेणी क्रम संयोजन में मिलता है। तो समांतर क्रम संयोजन में भी सभी संधारित्रों की कुल ऊर्जाओं का योग उनके संयोजन की कुल ऊर्जा के बराबर आता है। तो श्रेणी और समांतर दोनों में कुल ऊर्जाओं का योग होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। कल इस चैप्टर का हम लास्ट डेरिवेशन देखेंगे। इसके अलावा देखो जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको बार बार लिखना उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप थ्योरी अपनी अच्छी तैयार करें। थैंक यू।